छोटी उम्र में हेलीकॉप्टर में बैठना, रिस्क लेने का जो फैक्टर होता है वो यूथ में हमेशा ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर भी होता है कि मैं शायद कहीं गोली चला सकूं, मैं कहीं आतंकवादी को मार सकूं। दोबारा गई और सामने बॉडीज़, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो डेड बॉडीज़ से भी उनका ना मोराल कैसे अपना हाई कर रही है, डेड बॉडीज़ को सल्यूट मार रही है। हम अपने घर के बाहर अपने प्राइवेट बंकर बनाते हैं, लोग बंकर बनाने का प्लान कर रहे हैं। लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास हथियार अगर हैं, तो मेरे को बोल रहा था, सर सर ये त्रिशूल देखो, इस त्रिशूल से मेरा भाई बंकर खोदेगा। जो राजनीति की परिभाषा है उसके लिए फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे को इस चीज़ पे स्ट्रगल करना इसलिए ज़रूरी है, उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकूँ, ताकि उस प्लेटफॉर्म से मैं ये जो चीज़ें करता हूँ आज, इसको मैं 100 गुना और बढ़ा सकूँ। ज़मीन देंगे, तुम आकर के यहाँ फैक्ट्री लगाओ अपनी। उसने ज़मीन तो ले ली, फैक्ट्री लगाई नहीं, और कुछ टाइम के बाद में पता चला वो ज़मीन का तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। और मैं ये तो सबको बोलना चाहूँगा, जो भी भू कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, सरकार में जो डिसीजन लेते हैं भू कानून के, उसमें वो ज़रूर इन लोगों को बुलाएं, इनकी बात सुनें। हमारा जो सिंप्लिसिटी है, हमारा जो साधारणपन है, उसको खेल खेल करके और हम बन जाते हैं नौकर और वो बन जाते हैं मालिक। एक किताब में मेरे को बहुत मज़ा आता है, वो है कि खाना बनाने की टेक्निक। रोटी मैं बेलता हूँ तो मेरे से बिलती ही नहीं है रोटी। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पूरा देश जानता है। सेना के बहादुर अफसर जिन्होंने कारगिल में अपनी सेवा दी, एवरेस्ट में तिरंगा लहराया, जिन्होंने केदारनाथ जैसी त्रासदी में सबसे पहले आगे बढ़कर काम किया, जिन्होंने देश के हजारों युवाओं को फौज में जाने की प्रेरणा दी, देश और समाज के लिए काम किया, ऐसे सच्चे देशभक्त माननीय श्री अजय कोठियाल जी का मैं प्रभात वार्ता में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय में से अपना समय हमें निकाल कर दिया। आपके इस इनिशिएटिव को देख करके मेरे को खुद ही बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है, और मेरे को पक्का उम्मीद है जो आपके पर्पस हैं, जो मैसेजेस आप इस समाज को देना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारे देश को इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाने में एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। थैंक्स अ लॉट बुलाने के। थैंक यू सर। सर, हम शुरुआत करें तो आपके बचपन से करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, और सर आपका आर्मी में जाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हम लोग वैसे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, नरेंद्र नगर के आगे। फादर हमारे एक छोटी एज में पहले गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए, फिर उसके एज सिपाही, फिर उसके बाद वो कहीं कमीशन में निकले और सिख रेजिमेंट में ऑफिसर बने। जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनिशियली खड़ी हुई थी 1965 में, तो उस टाइम बीएसएफ में आए थे, और वहाँ से वो आईजी रिटायर हुए सन 2000 में। हम दो भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि फादर की अपना एक स्ट्रगल रहा है लाइफ में, और धीरे धीरे उन्होंने अचीव भी करा। तो उसी के उसमें उन्होंने हमको तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि छोटी उम्र में हेलीकॉप्टर में बैठना, लोग तो हेलीकॉप्टर देख भी नहीं पाते हैं, उसमें बैठना, घुड़सवारी करना, स्कूलों में पढ़ना अच्छे अच्छे, कहीं पे जहाँ फादर की पोस्टिंग होती थी तो वहाँ पे अगर स्कूल होते थे तो हम वहाँ चले जाते थे, नहीं तो देहरादून आ जाते थे। ऐसे ही कोई 15-16 जगहों पे मेरी एजुकेशन, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया, ये अगर मैं बोलूँ तो ये सारा एक बैकग्राउंड उस प्रकार का रहा है कि मैं बोलूँगा कि एक प्रिविलेज्ड बच्चा रहा हूँ। अपने पिताजी के संघर्ष की वजह से मेरे को बड़े अच्छी चीज़ें बचपन में देखने को मिली। उसके बाद में फिर हम यही देहरादून से फाइनली हमारी ग्रेजुएशन हुई है। डीएवी इंटर से मैंने 12th करा, डीएवी पीजी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई, और फिर वही 19-20 साल की एज में जो होता ही है आर्मी में, हम सेलेक्ट हुए, और फिर इंडियन आर्मी की नौकरी शुरू हो गई। अच्छा सर, तो जैसे आपने कारगिल युद्ध भी लड़ा, आज भी वो काफ़ी सारे लोगों के लिए इंस्पायर है कि आपने कारगिल युद्ध लड़ा। तो सर आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ आप अनुभव सर अपना शेयर करना चाहें हमारे साथ? ये ना हम सब जो यूथ है, जी। हम सब डिफेंस फोर्सेस को या अपनी लाइफ में जब कोई काम करते हैं, तो कोई ना कोई चैलेंजिंग जब हमारे सामने काम आता है तो हम उसके लिए वॉलंटियर होते हैं।
रिस्क लेने का जो फैक्टर होता है वो यूथ में हमेशा ही ज़्यादा होता है। आप देखो रात के टाइम पे मोटरसाइकिल में वो स्पीड से चल रहा है, जान मतलब उसे ना ये नहीं है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके वो बॉडी के नॉर्म्स में ऐसा है कि उस उम्र में वो करने की उसको आदत होती है, बीच में फिसल जाता है, वो हाथ में चोट लग जाती है, उठता है, वो चोट की उसे परवाह नहीं है, घूमता है। अब वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि कहीं सही तरीके से अगर हम उसको डायरेक्शन दे दें तो यही फ़र्क होता है कि अब्दुल कलाम बनते हैं, जो कि इस देश को, युवाओं को, जनरेशन को एक नई विचार देते हैं। वही अगर कहीं भटक जाता है, क्योंकि एनर्जी तो उसमें है, वो गलत दिशा में चला गया, दाऊद इब्राहिम बन जाते हैं, बर्बाद कर रहे हैं दुनिया को, स्मगलर बन रहे हैं इतने बड़े। ऐसे ही क्योंकि मैं आर्मी में चला गया था, तो आर्मी में ना ये सब मौके अपने आप ही आते हैं। और आर्मी में जो आदमी जाता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक विचार होता है, मैं कुछ करके दिखाऊं। तनख्वाह आपकी अच्छी होती है, आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपकी नौकरी, आपको जो जगह जगह घूमने का मौका, समाज में आपके रिकॉग्निशन, वो तो होती है, लेकिन उसके अंदर भी होता है कि मैं शायद कहीं गोली चला सकूं, मैं कहीं आतंकवादी को मार सकूं, मैं कहीं कोई चैलेंजिंग काम में, रिस्क्यू ऑपरेशन में जा सकूं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी को भी खतरा होता है। लेकिन वो ट्रेनिंग, वो जो टीम स्पिरिट, वो जो एक शब्द है फौज में जिसे बोलते हैं नाम नमक निशान, कि एक नाम, वो नाम होता है तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी तुम्हारी रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट का पुराना इतिहास क्या है। मैं गढ़वाल राइफल से हूँ, राइफलमैन जसवंत सिंह 1962 की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देते हुए, चीनियों से लड़ते हुए इस धरती के लिए, इस देश के लिए शहीद हुआ। ऐसी वो गाथाएं जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो सब ऐसी रहती हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं कि मज़ा आता है। कोई बोलता है कि तुम मारोगे तो इनाम मिलेगा, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगी, मर जाओगे तो तिरंगे में लिपट के आओगे। तो तिरंगे में लिपट करके आओगे, वो सुन करके ही सबकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, उसे मज़ा आ रहा है, उसे अंदर जोश आ रहा है। तो ये वो एक एनर्जी है, कोई शक्ति है जो ट्रेनिंग, देशभक्ति, अपब्रिंगिंग, वो सबको मिला करके नाम नमक निशान वाली डेफिनेशन को लेके चलती है। तो ऐसे ही हमको मौके मिले उसमें। फौज में रहते हुए टेररिस्ट ऑपरेशन भी हमारे हैं, सीरियस टेररिस्ट ऑपरेशन है। युद्ध के नाम पे अगर बोले तो कारगिल वॉर में हम वहाँ पे खुद ही जो ट्रेनिंग टीम थी उसके इंस्ट्रक्टर थे। कहीं किसी जगह पे कभी हमने ही टेररिस्ट नहीं मारे, टेररिस्ट भी तो एक ट्रेंड और ख़तरनाक हुआ है, उसने भी हमें मारने की कोशिश करी। कहीं हमारे जो गोली गाली लगी, कभी सियाचिन ग्लेशियर में, कभी अवलांच में फंस गए, कभी गाड़ी ब्लास्ट में उड़ गई। लेकिन उसी के साथ में दूसरी एक लाइफ कि यूनाइटेड नेशंस में आप नौकरी कर रहे हैं। अब ये बात और है कि यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत कम लोगों को मौका मिलता है उस टाइप की जगहों पे नौकरी करने का। जैसे आज इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, उस जगह पे हमको नौकरी करने का मौका मिला इंडियन आर्मी की वजह से। और आज बहुत सारी चीज़ों में कनेक्ट होने का मौका, बहुत सारे लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। पर फौज जो है वो आपको वो प्लेटफॉर्म भी देती है एक ट्रेनिंग के मकसद से। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए किसी को अगर जाना है तो 35-40 लाख रुपए का खर्चा आता है, रजिस्ट्रेशन कराना, अपना इक्विपमेंट, क्लोथिंग, ऑक्सीजन, इन सब के लिए। हमको इंडियन आर्मी ने 2-2 बार मौका दिया है माउंट एवरेस्ट जाने का। तो ये सब चीज़ें जो है एक ऐसे ही वो रही कि एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। सर माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़े, तिरंगा आपने फहराया, वहाँ पे लहराया, तो कैसे सर आपका वो एक्सपीरियंस था, कैसी आपकी तैयारियाँ थी जब आप ऊपर चढ़ गए, उस टाइम आपने क्या फील किया सर? मेरे को याद है जब 2001 में पहली बार इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट, तो मैं उस एक्सपीडिशन का मैं भी एक मेंबर था, तो काफ़ी चीज़ें हमको एक्सपीरियंस हुई। 2012 में मैं माउंट एवरेस्ट इंडियन आर्मी की टीम का लीडर था, और ये जो टीम थी ये थी इंडियन आर्मी की विमेन ऑफिसर्स की टीम। हमारी शादी नहीं हो रखी है, तो जब हमको बोला गया कि आप एज लीडर इंडियन आर्मी की लेडी ऑफिसर्स का सिलेक्शन करोगे, उनको ट्रेन करोगे और फिर लीड करोगे एवरेस्ट के लिए, तो तब मेरी मदर भी ऑब्वियसली जिंदा थी। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने कहा मेरे को ये मौका मिल रहा है, तो मेरी मदर ने मेरे को यही बोला कि कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, लड़कियां जो है ना पता नहीं कैसे सोचती हैं, क्या विचार होते हैं, फंस जाएगा वो, तू सोचता है कि सब चीज़ें कर लेते हैं, कुछ और ही हो जाएगा, वो नहीं जाएंगी ऊपर। खैर मैं हंसा और उसके बाद में
मैंने टीम को बुलाया सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप में। तो बेस कैंप में जब टीम पहुंची, मैं पहुंचा उसके बाद में अगले दिन, तो सारी टीम तैयार थी। अब फौजी टीम है तो सब ड्रेस में खड़े हुए लीडर का वेट कर रहे हैं। हम पहुंचे वहाँ पे, एक लेडी ऑफिसर ने आगे आकर के सलूट मारा, जय हिंद सर, मेरा नाम सो, और सर मेरा ना रास्ते में आइडेंटिटी कार्ड खो गया है। और आई कार्ड खोना फौज में एक बड़ी इंक्वायरी और बड़ी प्रोसेस होती है। तो मेरे को याद आया, अरे मेरी मदर ने यही बोला था, ये पता नहीं कहाँ, तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और ये होगा। लेकिन वही वाली टीम माउंट एवरेस्ट में हम गए। जिस दिन एवरेस्ट के समिट के लिए जाना था हमने, तो समिट कैंप जो कि 8,000 मीटर के ऊपर है, वहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी ही ताकत रहती है, इतना ही सामान आपके पास रहता है, इतनी ऑक्सीजन रहती है कि आप एक अटेम्प्ट करोगे और वापस आ जाओगे और फिर नीचे जाना पड़ेगा। ये कोई 30-35 दिन के बाद में आप उस लेवल पे आते हो। बॉडी की फिटनेस भी उस लेवल की होती है। मौसम ख़राब हो गया वहाँ पे, सारी टीम को मेरे को आदेश देना पड़ा नीचे आने के लिए। सब लड़कियाँ रो रही थी, लेकिन उनकी ताकत, वही लड़कियाँ जो मेरी मदर कह रही थी कहाँ तो ये कहाँ जाएंगी, वो लड़कियाँ 7 दिन के अंदर, जो कि नामुमकिन था कि इतनी एनर्जी बॉडी की वेस्ट हो गई है, सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो गई है, दोबारा गई और सामने बॉडीज़, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो डेड बॉडीज़ से भी उनका ना मोराल कैसे अपना हाई कर रही है, डेड बॉडीज़ को सल्यूट मार रही है। और ये सोच करके कि ये आदमी कोशिश कर रहा था, ये माउंटेनियर कोशिश कर रहा था एवरेस्ट चढ़ने की, तो इसको तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे डरना थोड़ी, इसकी तो एनर्जी हमें अपने साथ लेके चलनी चाहिए। प्रणाम करके और करती गई, और सारी की सारी ऑल लेडी ऑफिसर्स क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एक विमेन की जो एक स्ट्रेंथ है, उसका एक मेरे को नया एक तरतीब समझ में आई कि मतलब ये वो बंडल ऑफ एनर्जी है जो वाकई में हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। और आज कितनी खुशी होती है कि ये तो 2012 की बात है, आज इंडियन आर्मी खुद सबसे बड़ी एम्बेसडर बन रखी है। उस वीमेन को आगे इंकरेज करने के लिए एनडीए में सिलेक्शन उनका शुरू हो गया है, आईएमए में ट्रेनिंग शुरू हो गई है, ऑफिसर्स कॉम्बैट में उनको लेकर के आ रही है। तो ये सब तो सारे रंग की वर्दी जिसे बोलते हैं, ऑलिव ग्रीन। बहुत सही है। और सर जैसे केदारनाथ में 2013 में केदारनाथ आपदा आई, सारा देश डरा हुआ था उस टाइम। सर सबसे पहले आपने आगे बढ़कर वहाँ पर पुनर्निर्माण का जो है फैसला लिया, करवाया, काम करवाया। उस टाइम सर आपके अनुभव क्या था? उस टाइम आपने अपने टीम को कैसे मोटिवेट किया? क्या दृश्य वहाँ का था सर, जहाँ पे पूरा देश डरा हुआ था और आप सबसे पहले जाकर वहाँ पर पहुँचे? मैं उस टाइम पे एनआईएम का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का प्रिंसिपल था। तो मेरे को याद है 16 जून को जब डिजास्टर आया था, उस दिन भी विमेंस की जो कोर्स चलता है, वो कोर्स लेकर के हम ट्रेनिंग एरिया में थे। और वो ट्रेनिंग एरिया उत्तरकाशी से 3 दिन का रास्ता है, पैदल जाते हैं ऊपर से, बोलते हैं द्रौपदी का डांडा, और उसके नीचे रोगरानी बामक, वहाँ पे ना वो ट्रेनिंग कैट रही थी। अब हम नीचे आ रहे थे, अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हुआ, तेज़ बारिश शुरू हो गई, नदियाँ सडनली हमने देखा कि बहुत तेज़ बढ़नी शुरू हो गई हैं हाइट उनकी। रात के टाइम पे जब हम चल रहे थे तो ये दिख रहा था कि जैसे कोई नाला होता है ना, वो ऊपर पानी का नाला आ रहा है। तो रात के टाइम पे उन नालों के बीच से चिंगारियाँ निकल रही थी। जैसे हम 2 पत्थर उठाते हैं और यूँ मारते हैं तो चिंगारी निकलती, तो पत्थर इतनी तेज़ी से उस नाले में अंदर आ रहे थे कि आपस में टकरा के उससे चिंगारियाँ दिख रही थी। तो उस टाइम पे हम रास्ते पे ऊपर से देखते हुए आए, तो रास्ते ना टूटने शुरू हो गए थे, नीचे दिख रहे थे आपको, ब्रिजेस टूटने शुरू हो गए। तो जहाँ 1 दिन का रास्ता था, हमने 4 दिन में वो पूरा करा। उसके बाद फिर हम केदारनाथ में गए, फिर वहाँ पे हमने रेस्क्यू वगैरह की प्रोसेस जो थी उसमें वो करा। लेकिन उसके बाद 2014 में, 13 में जब आपदा आई थी, तो 2014 में जब हमको ये बोला गया कि आप यात्रा शुरू कराने के लिए बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर दो, कि मतलब जैसे थोड़ा सा रूट जिसमें कि डोली चली जाएगी बाबा की और कुछ लोग उसमें साथ में जाएंगे, वो चीज़ें तैयारी कर दो। तो उस टाइम पे जब वो कॉन्फ्रेंस में मेरे को बुलाया गया, तो मेरे साथ जितने युवा थे ना, वो सब वेट कर रहे थे कि सर अंदर जा रखे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही होगी, क्या जवाब दे के आएंगे। तो मेरे को बोला गया कि आप क्या इसको कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे मुंह से तो खड़े हुए और हमने सलूट मारा। मैंने कहा सर मज़ा आ गया। और मैंने बाहर आकर के जब ये लड़कों को बताया, बस उसके बाद तो केदारनाथ अपने आप ही पुनर्निर्माण शुरू हो गया। लड़के इस प्रकार से प्रोसेस में आ गए कि जब पहली टीम जब ऊपर गई, तो शुरू में ना वहाँ पे
बॉडीज थी, ऑब्वियस है। उन्होंने क्या करा, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी लेके आए जो उनको मिली। तो एक जिस टेंट में मैं रहता था, एक छोटा सिंगल मैन टेंट, अब प्रिंसिपल था तो अकेला रहता था मैं उस टेंट में, बाकी में 8-8 10-10 लड़के रहते थे बड़े टेंट में। उन्होंने मेरे टेंट में मेरे तकिए के बगल में वो छोटे बच्चे की खोपड़ी रखी और सब ने ये प्रॉमिस ली, ये शपथ ली कि ऐसा केदारनाथ का पुनर्निर्माण करेंगे, आ जाए दोबारा इस प्रकार की आपदा जो पहले आई थी, हो जाए डेथ, हम ऐसा वो करेंगे, कोई नहीं मरेगा, ना कभी दोबारा इस जगह पे छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ मिलेगी। उस वाली सोच के साथ में केदारनाथ का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। आज हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम उस बाबा के रिकंस्ट्रक्शन इवेंट के साथ में अच्छे तरीके से जुड़े। कहीं ना कहीं कुछ सर आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे कि इतना सब वो दृश्य था जो नज़ारा? मेरे को याद है एक बार जहाँ पे ना बॉडीज पड़ी हुई थी काफ़ी, तो काम तो ये लड़के कर रहे थे, हम तो पहले ही बस नाम हमारा चर्चित होता जा रहा था, अखबारों में आ रहा था, शायद उस टाइम पे होता हो तुम्हारे अखबार में भी हमारी फ़ोटो लगी होती। जी सर, जी सर। मेरे को याद है कि एक जगह पे सड़ी हुई थी बॉडीज, बच्चे भी थे, खच्चर भी था, एक के ऊपर एक बॉडीज पड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरे को बोला कि सर आप सबसे आगे चलेंगे, आपके वो भी लगेगा, क्या बोलते हैं ये जो मास्क होता है, मास्क, हाँ। आपके हाथ में ग्लव भी होंगे, आपने जाकर के बॉडी को सबसे पहले टच करना है ताकि हम सबका भी हौसला बढ़े, हम भी उसको फिर प्रोसेस में ला सकें। जैसे ही हम वो उस जगह थे ना, वो जो दिख रही थी बॉडी, जो स्मेल आ रही थी, स्टिंक आ रही थी, तो होंगे मुश्किल से 10 कदम, तो एक लड़का आया, उसने बोला सर मास्क उतारिए। मैं बस जैसे उसने बोला मैंने मास्क उतार दिया। दूसरे ने बोला ग्लव उतारिए, मैंने ग्लव उतार दिया। कहता उठाइए बॉडी। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाए बॉडी उठाने के लिए, मेरे को नहीं पता वो कैसे हुआ, मेरे से पहले 4 हाथ आगे जा रखे थे, मेरे को पीछे घसीट लिया उन्होंने। वो 4 हाथों ने उठाई बॉडी बगैर हाथ के, बगैर ग्लव के, और उसके बाद में एक प्रोसेस शुरू करी। और फिर उसके बाद सबको ये मैसेज दिया गया, अगर हमारी मदर होती, हमारे बच्चे होते तो क्या हम ग्लव पहनते। इस भावना के साथ में कि हमारे अपने यहाँ पे 16 जिनकी डेथ हो रखी है, इन लड़कों ने, गढ़वाली, कुमाऊनी और गोरखे, इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण करा। और वो एक वाकई में एक अचीवमेंट भी है, एक मॉडल है, और यूथ स्ट्रेंथ की एक प्योर ताकत है जो दिखाती है कि सही भावना के साथ में पहाड़ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। आपदाएं तो आएंगी, लेकिन उस आपदाओं के बावजूद हमें रहना है और चीज़ें करनी है यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे रह सके और हमारा फ्यूचर जो है वो दोबारा से पलायन की प्रोसेस में शामिल ना हो सके। जी, जी। सर जैसे कि आपने यूथ फाउंडेशन भी शुरू किया है, यूथ फाउंडेशन है आपका, तो क्या सोचकर सर आपने इसको स्टार्ट किया देश की सेवा के लिए या युवाओं के लिए कि फौज में जाने की एक रास्ता उनको दिया? क्या सोचकर आपने सर यूथ फाउंडेशन स्टार्ट किया? मैं जब उत्तरकाशी पोस्टिंग आया ना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, तो कुछ लोकल्स आए मेरे पास 3-4। उन्होंने आकर के सीधा ही कि कर्नल साहब आप पहले गढ़वाली हैं जो यहाँ प्रिंसिपल आए, जी। तो ये मेरा लड़का है, इसे भर्ती कराओ फौज में। तो मैं सोच देखता रहा वो बुजुर्ग श्रीमान जी को, आगे मेरे मुँह से यही निकला, मैंने कहा फौज में ना जुगाड़ नहीं चलता। जी। तो तीनों ने मेरे को बड़ा सीधा मेरे को घूरा आँख में कि सर आप ये बताइए कि आपको लगता है कि हम जुगाड़ के लिए आएंगे आपके पास? आप तो फौजी हैं, हमें तो पता है फौज क्या होती है, हम तो इसलिए आ रखे हैं कि आप हमारे लड़कों को सिखाओ ताकि ये भर्ती हों। जी। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने उस आदमी को बगैर समझे कैसे ना, मतलब एक चीज़ बोल दी है। तो मैंने उस लड़के को और उसके साथ 2 और आ रखे थे, मैंने कहा इनको भी छोड़ो, उनको अपने घर में रखा और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, दौड़ भाग, रिटर्न की तैयारी। तो 10-12 दिन में मेरे को दिखना शुरू हो गया कि दौड़ भाग में वो उनके टाइमिंग्स अच्छे आ रहे हैं, जो और फिजिकल्स होते हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर मैंने NIM के 2 इंस्ट्रक्टर्स को सेलेक्ट करा कि तुम जाओ और गांव से और लड़के छांट करके आओ, बेसिक जो पैरामीटर्स हैं फौज में सिलेक्शन के लिए वो पूरा करते हैं जो। तो ऐसे 28 लड़कों को फिर 4 और लाए, तो 32 लड़कों को मैंने अपने घर में रखा, खाना पीना अपना बना रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है, जब भर्ती आती है, वो भर्ती में गए और उन 32 में से 28 लड़के इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गए। तो मेरे को लगा कि ये तो एक बड़ा सक्सेसफुल और एक कामयाब मॉडल है, थोड़ी दिशा देने की ज़रूरत है।
वहाँ से शुरू हुई उस सोच की, जिसको आज नाम से हम बोलते हैं यूथ यूथ फाउंडेशन। फाउंडेशन। फिर वो धीरे धीरे करके वो लड़के भर्ती होते गए, कोई 90% सिलेक्शन का रिजल्ट आता गया, तो हमको जो आर्मी में जो अवार्ड्स मिल रखे हैं, जो तनख्वाह मिलती है, वो फिर वहीं जानी शुरू हो गई। अच्छा। फिर कोई हमारे रिश्तेदारों ने कुछ सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर धीरे धीरे वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। आज उसी यूथ फाउंडेशन के बच्चे जो हैं, कोई 14-14,500 जो नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जगह, वो इस प्रोसेस से शुरू होकर के और एक चर्चित नाम बन गए। सर, आपने सेना से रिटायरमेंट लिया, फिर आपने समाज सेवा की, फिर उसके बाद सर आपने राजनीति में कैसे चले गए? आपको ऐसा क्या पसंद आया राजनीति में? क्या आपने सोचा जो आप राजनीति की तरफ बढ़ गए? कई बार ना क्या होता है, कोई चीज़ें प्लान तरीके से लाइफ में नहीं चलती हैं। हम आर्मी में गए तो हमारे बड़े जो एक्सपीरियंस थे वहाँ के, उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से हमको केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने को मिली। नंदा देवी राजात यात्रा, जो कि जिसे कोई हिमालयी महाकुंभ बोलता है, कोई कहता है बहुत एक्सट्रीम में जाकर के, और वहाँ पे फिर वो जब चौसिंगा खाडू जब छोड़ने जाते हैं, तो जिन रास्तों पे जाते हैं, तो वहाँ की सारी जिम्मेवारी हमारे पास थी। हमने वो कंडक्ट कराई। ऐसे ही कहीं हमने रेस्क्यू ऑपरेशन कराए, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जब उत्तराखंड में आए। ऐसे ही हमने यूथ को ट्रेन करके आर्मी में सिलेक्शन जो हुए यूथ फाउंडेशन के थ्रू, उसी तरह फिर और जगह भी फिर यूथ जाने शुरू हुए। ये सब जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, उससे हम सामाजिक चीज़ों में आ गए। लेकिन कहीं प्लान कहीं नहीं था कि कभी आर्मी में जाएंगे और आर्मी से सीख करके फिर सामाजिक चीज़ों में आएंगे। उसके बाद मेरे को मौका मिला, हूँ गढ़वाल राइफल से हूँ, लेकिन पहाड़ की कोई कहे तो इतना आसान नहीं है पहाड़ को समझना। हर जगह की ना अलग अलग पैटर्न है, ज़रूरतें अलग तरीके की हैं। पर इन सब कार्रवाई जो मैं बोल रहा था, इनको करते हुए मेरे को गढ़वाल कुमाऊँ या उत्तराखंड बोलूँ, सारे रिमोट पहाड़ में घूमने का मौका मिला, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उसी में फिर कहीं मेरे को एक चीज़ दिखाई दी जो कि बड़ी कॉमन सभी बोलते हैं, कि पहाड़ से पलायन क्यों हो रहा है, या पहाड़ की जो मेन ज़रूरत है वो है एजुकेशन और हेल्थ। तो मेरे को ये लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ अपनी क्षमता से, अगर शायद किसी प्लेटफॉर्म में, जिसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, अपॉइंटमेंट वाला, अगर उस प्लेटफॉर्म में होऊंगा तो शायद मैं ये चीज़ें 100 गुना ज़्यादा कर सकता हूँ। तो तब हमारा फिर वो राजनीतिक की तरफ कहीं, मतलब रुझान तो नहीं था, लेकिन कहीं इंक्लिनेशन थोड़ा सा आना शुरू हुआ। इसके बावजूद कि इंडियन आर्मी में या किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जब आप होते हो, तो दो टॉपिक्स पे कभी बात नहीं होती। अगर उन टॉपिक्स पे आप बात करते हुए मिलते हो, तो आर्मी के जो रूल्स हैं, आर्मी ऑर्डर है, आर्मी रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। वो है अगर आप डिस्कस कर रहे हो विमेन के बारे में, और दूसरा पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स का तो फौज में कहीं कोई सोच समझ किसी को होती ही नहीं है। उसके बावजूद हम, जो मैं कह रहा हूँ, जिन मुद्दों को हम चाहते थे कि ये अच्छे तरीके से कैसे कर सके, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को, वहाँ मेरे को लगा, तो फिर हम राजनीति की तरफ आए। आज भी मैं समझता हूँ कि, मतलब हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम एक राजनीतिक पुरुष हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फील्ड ना हमारा फील्ड है नहीं। जो हमारा फील्ड एक्चुअली है वो है अच्छे लीडर बनाना, अच्छी गाइडेंस, अच्छे तरीके से ग्रुपिंग करके, इकट्ठा करके युवाओं की जो एनर्जी है, युवाओं की जो जो एक होती है ना भावना, जो एकदम से जागरूक नहीं होती है, वो जागरूक होती है अगर मैं बोलूँ कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाना लगाओ, और तुम्हारे अगर ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो वाली एक भावना जो होती है, वो हर युवा के अंदर है। उसे कैसे जागरूक करके उसको वो डायरेक्शन दी जाए, उसको मेरे को लगता है कि मैं मास्टर हूँ। ये जो राजनीति की परिभाषा है उसके लिए फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे को इस चीज़ पे स्ट्रगल करना इसलिए ज़रूरी है, उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकूँ, ताकि उस प्लेटफॉर्म से मैं ये जो चीज़ें करता हूँ आज, इसको मैं 100 गुना और बढ़ा सकूँ। सर, तो हमारा राजनीति का एक वो है। चीज सर, आपने जैसे बताया कि आपने राजनीति ज्वाइन करी कि उत्तराखंड में पलायन को हम रोक सकें, तो आपने उसके लिए कुछ नीति या प्लान कुछ बनाया है कि कैसे इसको रोका जाए, कि लोगों को रोजगार उत्तराखंड में ही मिले ताकि पलायन ना हो? देखो, मैं जो समझता हूँ कि अगर कोई पहाड़ से अपनी इच्छा से जा रहा है, अगर उसकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है उसके बावजूद, या ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो फिर उसको मैं बोलूँगा कि ये ना पलायन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसको ना वो वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाई, तब उसको जाना पड़ रहा है।
यही एक कॉमन डेफिनेशन भी है कि हम रोजगार के लिए, अपने इलाज के लिए, शिक्षा के बच्चों के पढ़ाई के लिए, या फिर एक इन्वायरमेंट में अच्छा पॉजिटिव वो होता है कि ठीक है, मॉल में देखते हैं तो बड़ा अच्छा एक एक अलग तरीके का ना एक डेवलपमेंट का तरीका दिखता है, लाइटें लुइटें इनका वो दिखता है। अगर वही चीज़ें पहाड़ में हो तो मेरे को लगता है कि आदमी तो दुगना खुश होगा। प्लेन्स में तो इतनी गंदगी है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, आवाज़ का पॉल्यूशन अलग है, ट्रैफिक का पॉल्यूशन अलग है, सांस का पॉल्यूशन अलग है। पहाड़ में तो सारे पॉल्यूशन ही गायब है। वहाँ आवाज़ है तो गंगा नदी की वो आवाज़ जो है वो सुन करके तो दिमाग वैसे ही सही हो जाता है। अगर हवा चलती है तो वो मज़ा आता है, वो मतलब आपको लोम विलोम करने की ज़रूरत नहीं है, अपना योगा नेचुरल योगा है। पहाड़ों को देखो, सब ऊपर टॉप में जब बर्फ़ पड़ी हुई होती है, आंखें वैसे ही चश्मे हट जाते हैं। सूरज की रोशनी जब आती है तो मज़ा आता है, और जब हिट करती है बॉडी को, उसके बाद में इतने छाया में भी बैठते हो। बुजुर्ग ताश खेलते हैं, जुआ नहीं खेलते उस धूप में बैठ करके उसकी छाँव में, तो वो तो अलग ही वो है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोप है हिमालय में, अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर मैं बोलूँ एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, कि हमें थोड़ा सा बस एक अपने फैक्टर को ठीक करना है, और जो सरकार के जो सिस्टम है हमारे हमारे ही बनाए हुए, उनको थोड़ा सा पहाड़ के हिसाब से वो मॉडल को कन्वर्ट करना है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ के ही खाली नहीं, नीचे के लोग भी आएंगे, उनको भी हम रोजगार दे सकते हैं ऊपर, मतलब वो वाले। और ये सब मेरे को मौके मिले हैं करने के लिए छोटे छोटे लेवल पे। 2013 के बाद में जब मैं पोस्टिंग आया उत्तरकाशी में, गोड विलेज एक हमारा कॉन्सेप्ट हमने शुरू करा था, बकरी छाप एक कॉन्सेप्ट शुरू करा था। गोड विलेज में जो होम स्टे या जो टूरिज़्म का जो मॉडल है, उसको ब्रिटिश अमेरिका सब ने आकर के रिकॉग्नाइज़ करा है। तो इसका मतलब वो एक कामयाब चीज़ है। बकरी छाप एक मॉडल है जिसमें पहाड़ के जितने ये मिलेट्स होते हैं, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कोऑपरेटिव तरीके से कैसे इकट्ठा करा जाए। इकट्ठा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करने के बाद ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें जोड़ा जा सके, जो उसकी पैकेजिंग कर सकें, ब्रांडिंग कर सकें और मार्केटिंग कर सकें। उन लोगों को इकट्ठा करके लेके आने का वो हमने कामयाब मॉडल बनाया है। हमने जो इवेंट्स होते हैं बड़े पहाड़ों में, उन इवेंट्स को उस तरीके से प्रोड्यूस करके दिखाया है कि वो कैसे नीचे के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे कि रिकंस्ट्रक्शन तो एक प्रोसेस थी, लेकिन हमने जब वहाँ पे कैबिनेट कमेटी की मीटिंग कराई टूटे हुए घरों के बीच में, और वो मतलब जो सारे मिनिस्टर आए, सब आए, और लोग जो उसको कवर करने आए, उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ डिज़ास्टर आया होगा। तो वो हमारा एक पर्पस था सबको ये मैसेज देने का कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर है तो क्या हो गया, डिज़ास्टर तो आएंगे। वो तो हमारे हाथ में इतना ही है कि हम पॉल्यूशन वगैरह को रोकें, डिज़ास्टर कम हो सकें, लेकिन आएंगे तो हम छोड़ के तो नहीं जा सकते। देवी देवता यहीं पे हमारे, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो इस पे तो हमें तरीके ढूंढने की कैसे इस डिज़ास्टर के बावजूद हम वहाँ पे वो कार्रवाई कर सकें, हम डिज़ास्टर को डिज़ास्टर टूरिज़्म में कैसे कन्वर्ट कर सकें। वो सब चीज़ें हमने कर रखी हैं। बस खाली ये है कि अभी जो करी है वो यूथ एनर्जी, ये जो ये काम करने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, उनको मोटिवेट करके, कामयाब करके, एक्स सर्विस मैन को इकट्ठा करके, महिलाओं की शक्ति को शामिल करके, सरकार में ये सारी स्कीम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम्स जो है ना, वो अलग अलग दिशा में चलती है। कोई उसकी परिभाषा को ये बोलता है कि एसी कमरे में बैठ के कैसे स्कीम हो सकती है, लेकिन वो परिभाषा मेरे को लगता है कि सही नहीं है। स्कीम को सरकार के जो अधिकारी हैं उनको समझाना, ग्राउंड में जो जिनको बेनिफिट होना है उनके पास तक पहुंचाना, और जिन्होंने बेनिफिट करवाना है वो बीच के जो पुलियाँ होती हैं उनको सही वो करना, ये सब कर चुके हैं हम। इनको बस हमने अगर ऐसी कोई जगह कभी मौका मिलता है तो हम उसको फिर उस तरीके से लेकर के आएंगे। ये हमारी एक सोच है, उसी को लेकर चल। सर, जैसे आपने कहा कि आप पहाड़ी हो, जब उत्तराखंड की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर भू कानून लागू हो गया है, लेकिन अभी भी पहाड़ी लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे भू कानून हो जैसे हिमाचल में है। 100% भू कानून के साथ में है हम सब। हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि खाली जो भू कानून के लिए बोल रहे हैं उनको और थोड़ा सा कैसे उत्साहित करें कि वो इस पे ना थोड़ी रिसर्च और करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि बोल तो दिया कि भू कानून तो लागू हो गया, लेकिन भू कानून लागू होने के बावजूद बीच में इतने नियम के तरीके हैं, जिसमें बाईपास करना है वो कर सकता है। जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि हम कोई बड़ी मीटिंग करवाते हैं, यहाँ पे सारे बुलाते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं कि तुमको यहाँ पे आकर के हम ज़मीन देंगे
तुम आकर के यहाँ फैक्ट्री लगाओ अपनी। उसने ज़मीन तो ले ली, फैक्ट्री लगाई नहीं, और कुछ टाइम के बाद में पता चला वो ज़मीन का तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। तो भू कानून को बाईपास करने का एक तरीका उसने ढूंढ लिया। हमें वो तरीके भी ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं ये तो सबको बोलना चाहूँगा, जो भी भू कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, सरकार में जो डिसीजन लेते हैं भू कानून के, उसमें वो ज़रूर इन लोगों को बुलाएं, इनकी बात सुने। ये चिल्लाना चिल्लाना तो एक है, लेकिन चिल्लाने की वजह से अधिकारी ऐसा ना हो कि अधिकारी और उनके बीच की बात आपस में कोई बने ही ना। तो मेरे को लगता है कि भू कानून तो एक ज़रूरत वैसे भी बहुत ज़्यादा है। हिमाचल हमारे बगल में है, वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं। कामयाब मॉडल है कैसे उन्होंने खेतीबाड़ी को पहले ही छोड़ करके और बागवानी में कन्वर्ट कर लिया था अपने को। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके बिजनेस नहीं कर सकता है, करना कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। पर सिस्टम ऐसे है कि मालिक वहीं के लोग रहेंगे, बेनिफिट वहाँ के लोगों का होना चाहिए। बाहर से जो आ रहा है वो अपने पैसे के बूते पे आ रहा है, दिमाग के बूते पे आ रहा है, वो भी कमाए, लेकिन दोनों चीज़ों के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए। वो तो 100% हम जरूर चाहेंगे। सिर्फ प्रोग्रेस में वो चीज़ करना मुझे। जी सर, कहीं ना कहीं यहाँ पहाड़ी लोग ये कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आने ही नहीं चाहिए, और जबकि कई सारे इतने पहाड़ी लोग हैं जो बाहर रहते हैं। उनका जो मैं समझता हूँ कि जो कहने का मतलब है वो हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खाली एक उम्मीद से आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनका मतलब ये नहीं है कि बाहर से नहीं आने का मतलब बिल्कुल ही नहीं। उनका मतलब ये है कि बाहर से आकर के हमारे विचार, हमारा जो सिंप्लिसिटी है, हमारा जो साधारणपन है, उसको खेल खेल करके और हम बन जाते हैं नौकर और वो बन जाते हैं मालिक, और हमको फिर लात मार दी जाती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो उनकी परिभाषा है बोलने की। तो हमें परिभाषा समझ लीजिए कि पार्टी है, सीधे है, वो अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं अपनी बात की। उस व्याख्या को कैसे समझना है, वो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सब देवी देवताओं के स्थान के बच्चे हैं। जी। उनके जो अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये वाली बातें कर रहे हैं। तो उनका मतलब दूसरा है। उनका मतलब है आप लोग आइए, लेकिन आकर के हमको भी अपने बराबर समझो। ये मैगी पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ मैगी पॉइंट बनाना है तो यार जंगोरे की मैगी बनाओ और आकर के करो। तो वो उनका एक मकसद है, उसको हमें लेके चलना चाहिए। सर, हाल ही में जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, पूरे देश को जिसने झकझोर दिया, आप एक अनुभवी आर्मी ऑफिसर है, आप इसको कैसे देखते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 1947 में दो राष्ट्र बनते हैं, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू कर देता है उसके बाद हर हरकत हमारे खिलाफ। 1947 में ही कबाइलियों का हमला, कितने युद्ध हुए हमारी, वो सारी चीज़ें चली। फाइनली उसने मिलिटेंसी शुरू करी 1989 में कश्मीर में, जिसको कि जब उसने ज़्यादा अंजाम दिया तो उसका नाम टेररिज्म में कन्वर्ट करा गया, क्योंकि वो टेरर वाली एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमारी सेनाओं ने अपने जो ऑपरेशंस थे आतंकवाद के खिलाफ वो करे, और ऑपरेशंस के तरीके सीखे कि किस प्रकार से आतंकवाद को सही हैंडल करना चाहिए। धीरे धीरे करके आतंकवाद जो 89 में शुरू हुआ था वो ना कम होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में काफ़ी हद तक बिल्कुल ही डाउन हो गया। फिर आर्टिकल 370 जब वहाँ से हटा, और जब वहाँ की जनता को समझ में आना शुरू हुआ कि आर्टिकल 370 हटने से केंद्र की कितनी सारी सुविधाएं और हैं, कि कश्मीर में जो रह रहे हैं लोग, वो भी भारत में जो और हैं उनकी तरह एट पार हो। अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छे जो बिजनेस के तरीके होते हैं, हेल्थ के तरीके होते हैं, वो जब आने शुरू हुए तो फिर ना पाकिस्तान बिल्कुल ही तिलमिला गया। अब उसकी आतंकवादी हरकतें भी कम हो गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की जनता भी खिलाफ होनी शुरू हो गई। तो तब कश्मीर घाटी से आतंकवाद खत्म हो गया। उसने दूसरे इलाकों में जम्मू, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, इस इलाके में आतंकवादी हरकतें शुरू करी पिछले 2-3 साल में। अब अचानक कहीं थोड़ी हमारी भी ढिलाई रही होगी कि हमने वहाँ से कश्मीर घाटी से तरतीब से जो आतंकवाद खत्म हो रहा था, ये समझ करके कि पूरा खत्म हो गया, हमारी थोड़ी सी जो ढिलाई हुई उसको देखा कि ये वहाँ पे पहलगाम के एरिया में वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है, उसने वहाँ पे वो दर कर दिया। वो जगह सेंसिटिव पहले ही थी, वहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। वहीं से बुरहान वानी जो फेमस हुआ था एक बार सोशल मीडिया वगैरह में, वो उसी जगह का पैदाइश है। 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमारे देश का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का आतंकवादियों को सपोर्ट करके जो झटका था, पार्लियामेंट अटैक, उसको प्लान करने वाला गाजी बाबा उसी इलाके में पनप रहा था। उसी के बगल में मशको वैली है, उसी के बगल में एक लीडरवत वैली है, जहाँ पे कि 1995 में 6 फॉरेनर्स टूरिस्ट थे, उनको आतंकवादियों ने गायब कर दिया था।
और इस मकसद से कि इनके दबाव में इंडियन गवर्नमेंट के कि इनको छोड़ेंगे हम, तुम अजहर मसूद को छोड़ो। तब अजहर मसूद बंद था, आज जो सबसे बड़ा आतंकवादी बना हुआ है वहाँ पे, तब वो बंद था तिहाड़ जेल में। ऐसी वाली चीज़ें उस जगह से हुई, थोड़ी हमारी ढिलाई रही उसमें, लेकिन वो ढिलाई जो है ना वो बड़ी टेम्परेरी सी वो थी। उसके बाद हमने एक मैसेज जरूर दिया है कि आतंकवाद, हम नई परिभाषा लिख रहे हैं तेरी, कि आतंकवादी को जो हमारे देश में आके आ रहा है उसको मारेंगे तो वो तो है ही, लेकिन जहाँ से वो पैदाइशी है उसकी, जहाँ से उसकी ट्रेनिंग है, जहाँ से उसकी इंडोक्ट्रिनेशन है, उस जगह को भी ठोकेंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज रहा है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर का, कि उन 9 जगहों पे पिन पॉइंट हमने जो मारा। और पिन पॉइंट मारने का मतलब ये नहीं है कि हमने वो खाली कैंप डिस्ट्रॉय करे, हमने मैसेज ये दिया है कि तुम्हारे एरिया के अंदर आज हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इस तरीके की हैं कि कमरे के अंदर कौन सो रहा है, उस बड़े हॉल के अंदर कितने लोग हैं, वो हमें जानकारी है। मतलब इसको ऐसे लिया जाए कि मिसाइल ने आकर के मान लो पाकिस्तानी कैंप को मारा, अगर उसके अंदर कोई है ही नहीं तो फिर वो कैंप का क्या फ़ायदा है। हमें ये खबर थी कि अब कैंप के अंदर उस कमरे में इतने लोग हैं, पूरा भरा हुआ है, तब वो मिसाइल फायर होती है। और फायर होकर के वो जो 7, 8, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लेती है, उतना टाइम लेकर के हिट कर रही है। तो हमने परिभाषा ये इस बार लिख दी है कि इजराइल के बाद में हम ही वो देश हैं कि अब हम आतंकवाद को अपनी ज़मीन पे नहीं, अब उस ज़मीन पे वो करेंगे जहाँ पे कि उनका रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट के बाद मोटिवेट करा जाता है, उनको इंडोक्ट्रिनेशन होती है कि कश्मीर घाटी में जाओ, बाबुल हिंद कश्मीर बोलते हैं वो, वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के अपने लॉन्च होने के बाद में एक्टिविटी करो। तो हम हर बार ये वाली कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ठीक है, पाकिस्तान ने करी कुछ कार्रवाइयाँ, ड्रोन भेजे, कुछ जहाज भी भेजने की कोशिश करी होगी, लेकिन हम पहले से ही ट्रेंड थे, प्लान था कि मारेंगे मिसाइल से, और अपनी बाउंड्री पे सारी सेनाएं तैयार थी। आए उनके ड्रोन, आए, कोई शक नहीं है, टर्की ने भी भेजे, चीन ने भी चुपचाप भेजे, पर एक भी ड्रोन अगर हमारी बाउंड्री पार नहीं कर पा रहा है, वो छुटपुट 2-4 आगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो होता ही है। उन सबको हमने गिराया क्योंकि हम तैयार बैठे थे। जी। तो हमने एक मैसेज दे दिया कि तेरे को वहाँ पे मारेंगे भी, और हम तैयार हैं पूरे के पूरे। अभी मैं पुंछ गया था, हाँ। मैं 1 हफ्ते 10 दिन रह करके आ रहा हूँ। तो मैं गया पुंछ के बाद में फिर मैं मेंढर, राजौरी, ये अपना नौशेरा, सुंदरबनी, फिर पंजाब के पूरे बॉर्डर आया। मेरे को एक चीज़ दिखी, लोग अपने गांव छोड़ करके पीछे आ रखे थे। कुछ स्कूलों में ना वहाँ 2-2, 250 लोग, क्योंकि वो शेलिंग हो रही थी। पुंछ में 12 लोगों की डेथ हुई। पर इस बार जो मैं गया और मैं देख करके आया, मेरे को एक चीज़ दिख रही थी, सारे के सारे एक चीज़ में इकट्ठे हो रखे हैं दिमाग से, जानते हुए कि खतरा है, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हमें यकीन है कि अगर अब हमारी सेनाएं, हमारा देश ये डिसीजन ले सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जाके उसे ठोकेगा, तो इसका मतलब अगली बार वो करेगा तो फिर हमें कहीं डर नहीं लगना चाहिए, हम अपनी ज़मीन पर रहेंगे। ये सेनाएं दोबारा करेंगी, बस खाली ये है हम अपने घर के बाहर अपने प्राइवेट बंकर बनाते हैं। लोग बंकर बनाने का प्लान कर रहे हैं, लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास हथियार अगर हैं तो हम हथियार से कैसे एक ग्रुप 7 लोग कैसे वो तरतीब बना सकें कि रात को ड्यूटी देंगे वहाँ पे। थोड़ी हमको ट्रेनिंग अगर बीएसएफ और आर्मी दे देती है तो हम फिर कुछ समय के लिए अगर कोई सस्पिशन वाली कोई हरकत हो रही है, कोई आतंकवादी की या कोई, तो हम उस पर भी ना थोड़ी देर टिके रहेंगे। तो एक भावना जो है ना, जैसे नैरेटिव बोलते हैं, पूरा देश का नैरेटिव इस टाइम पे डिफेंस फोर्सेस के साथ, ये जो हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ के जो डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं उनके साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा हो रखा है। मैं देख करके आया, वहाँ पे छोटा बच्चा ये कह रहा था एक कैंप में, इत्तेफाक से जब हम गए तो उस दिन ना 1 घंटे के बाद में वो कैंप वाले वापस जा रहे थे अपने गांव में, उनके गांव थे प्रॉपर बॉर्डर पे। तो छोटा बच्चा अपने भाई को कह रहा था, तो ऐसे यूँ तोतलाता था, छोटा बच्चा तोतला ही होता है, तो वो ऐसे यूँ कर रहा था, तो मेरे को दिखा रहा था अपने भाई का हाथ। तो उसके भाई के हाथ में ना यहाँ पे उसने टैटू बने हुए, कभी जम्मू में रहा होगा, टैटू का शौक, तो वो तो एक टैटू में यूँ करके एक त्रिशूल था। तो मेरे को बोल रहा था, सर ये त्रिशूल देखो, इस त्रिशूल से मेरा भाई बंकर खोदेगा, और उस बंकर में मेरी माँ के साथ में मेरी गाय, कुछ नाम लिया उसने गाय का, वो गाय का बछड़ा, वो बछड़ा भी उसी के अंदर रहेगा। मतलब हम दोबारा इस कैंप में नहीं आएंगे, हम बरकरार रहेंगे अपने बॉर्डर पे। मतलब वो वाली भावना इस ऑफ सिंदूर से सब जगह आ रखी।
और वो तो बॉर्डर के लोग हैं। मेरे को लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं उनके साथ में खड़े होकर के असली देशभक्ति की परिभाषा समझनी चाहिए। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो कह रहे हैं हम तो टिके रहेंगे यहाँ पे, खेती बाड़ी हमारी जितनी भी होती है हम अपना पेट इसी में भर करके और भारत माता की जय ऐसा चीज़ करते रहे हैं। जी जी। तो सर आपसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या वजह थी सर आपकी शादी ना करने की? अब मेरी उम्र 56 साल हो गई है। इतनी बार मेरे से पूछ लिया गया है कि मैं इसमें पीएचडी लिख सकता हूँ, पूरी थीसिस बना सकता हूँ इसके ऊपर। जी। कोई बोलता है कि आप अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते तो ये कारण हो सकता है। कोई बोलता है वो होता है ना कि दिल ही टूट गया, ऐसा कोई कारण हो सकता है। कोई बोलता है कि मेडिकल प्रॉब्लम होगी, ऐसा हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो कहीं किस्मत ऐसी रही कि मतलब बस चलता रहा अपना ज़िंदगी मस्ती में। सेना में ज़्यादातर तो हमारी सारी ज़िंदगी सेना में रही, सेना से यहाँ है तो सेना वाले ही काम कर रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, बच्चों की ट्रेनिंग, ये सारा चलता रहा, तो उसमें कहीं ऐसा टॉपिक आया नहीं। हमारे पहले जब मदर मेरी, अभी 2 3 4 साल हो गए, मदर 5 साल हो गए मदर की डेथ को। उससे पहले जब हमको बहुत सारे घर से वो कॉलें आती थी लोगों की कि इसको एक बार वो देख मिल तो ले लड़की से। तो कुछ टाइम के बाद मेरी मदर ने ही बोलना शुरू कर दिया, अच्छा खासा कर रहा है मेरा लड़का, खुश है बिल्कुल, उसे चल रहा है वो, तुम्हें अगर करनी है शादी, तुम्हें करना है तो तुम कर लो। तो फिर हमारे को बाईपास करके हमारे छोटे भाई की शादी हो गई, तो वो टॉपिक हमारा डिस्कशन का ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ कि शादी के बाद एक आदमी का, एक इंसान का अच्छा ये माना जाता है वो अच्छे समाज में रह रहा है, अच्छा घर है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। देखो मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, अच्छा सा कहीं ना कहीं जीवन साथी की कमी तो फील होती है। ये बता रहा हूँ, जी। अच्छा समाज, जीवन साथी, ये सारे के सारे मैं जाता हूँ दिल्ली तो बच्चे मेरे पाँव छूते हैं। होटल में कहीं चाय पीने या कहीं हो गया तो आके बोलते हैं सर आपके साथ एक सेल्फी, और उसके बाद में खाना खाने के बाद में सब खड़े हो जाते हैं कि बिल तो आपसे हो ही नहीं सकता, हम लेंगे, क्योंकि हम यूथ फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। मेरा भाई 19 गढ़वाल में नौकरी कर रहा है, वो यूथ फाउंडेशन से भर्ती हुआ है। मेरे चाचा का हार्ट का ऑपरेशन फलाने हॉस्पिटल में हुआ था, वो यूथ फाउंडेशन ने कराया था। कहीं जब मैं जाता हूँ किसी घर में तो वो उन्हें पता चलता है कि कर्नल कोठियाल आ रहे हैं, तो अपने घर को, टॉयलेट को साफ़ करते हैं, बिस्तर में अलग चादर लगाते हैं, बढ़िया तरीके से फूकनी नहीं होती है, साफ हाथ से मेरे को खाना खिलाते हैं। उससे बढ़िया घर मेरे को नहीं लगता कि टाटा बिरला को भी मिल सकते हैं। तो अगर वो सारा का सारा माहौल है, और मेरे तो 14-15 हज़ार तो लड़के हैं, 14-15 हज़ार लड़कियाँ हैं, तो इससे बड़ा तो परिवार और किसी का हो ही नहीं सकता। तो मेरे को लगता है कि तब वो कभी होगा, वो गैप दिखेगा कि यार बोर हो रहा हूँ, तो तब शायद ये बात दिमाग में आए कि शादी क्यों नहीं करी। मेरे को लगता है ऐसा मौका इस ज़िंदगी में तो बाबा केदार ने मेरे को दे दिया है कि हम ही को ठप्पा मारा इस नाम से कि भोले का फौजी, जी। भोले की सेना, और इतना बड़ा परिवार। तो उतने बड़े परिवार में तो तू ही मेरी लड़की की तरह दिख रही है, तो बाकी मेरे को और क्या चीज़ों की चिंता होती। जी सर। सर आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? खाली समय में आप क्या करते हो? किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। किताबें पढ़ने की मैंने एक टेक्निक मैंने वो करी है। पहले मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, और मैं पढ़ना चाह रहा था किसी का इतिहास। इतिहास पढ़ना तो आसान नहीं है, कहीं वो गणित, अभी वो है ना वो जो हमारी ये मिसाइलें थी S-400, अब S-400 तो सबको पता है, तो मैंने वो पढ़ने की कोशिश करी, पर उसमें तो फिज़िक्स पढ़नी पड़ती है, और फिज़िक्स पढ़ते ही आके जब नींद आ जाती है। तो मैंने किताब पढ़ने का भी तरीका निकाला। मैंने 3 प्रकार की किताबें एक साथ पढ़नी शुरू करी। एक अच्छी जासूसी किताब, एक इतिहास, और एक ऐसी जो साइंस की होती है। तो साइंस के 5 पेज पढ़ो, उसके बाद में जब नींद आनी शुरू हुई तो जासूसी पढ़नी शुरू कर दो। उसमें आती है वो शेरलॉक होम्स कैसे गोली चला रहा है, तो नींद खुल जाती है। अब जैसी नींद खुली तो फिर तीसरी किताब शुरू कर दो, उसमें इतिहास होता है। उसमें इतिहास में हमें पता चला कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कैसे मोटिवेट होकर के पर्यावरण के लिए करा। फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी से थोड़ा सा और जोश आया, तो फिर वही S-400 शुरू कर दिया। तो ऐसे करके मैं एक किताब अगर पढ़नी है तो मैं 3 महीने में एक किताब पढ़ता था, लेकिन एक 3 अलग अलग प्रकार की। और वैसी किताबों का मेरे पास भंडार है यार, मतलब सब प्रकार की, धर्म के नाम पे होगी, कल्चर के नाम पे होगी,
एक किताब में मेरे को बहुत मज़ा आता है, वो है कि खाना बनाने की टेक्निक। रोटी मैं बेलता हूँ तो मेरे से बिलती ही नहीं है रोटी। अगर मैं तवे में डालता हूँ तो वो जलती ही जलती है। किसी को अगर पनिशमेंट में रोटी वो खिलानी है तो वो खिलाई जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास किताबें खाने पीने की होंगी, पुराने खाने के तरीके, ये जो इसमें क्या गुंजाइशें हो सकती हैं, मंडवे को कैसे तुम मिक्स करके और मिलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब एक अच्छे मेरे टाइम पास हैं। उम्र है, अपने को जवान समझता हूँ। जब थोड़ा सा लगता है कि अरे यार हाथों में दर्द हो रहा है, तो भारतीय सेना एकेडमी यहीं देहरादून में है, प्रेमनगर के आगे, वहाँ से गाड़ी निकालते हुए मैं ज़रूर रोकता हूँ, एक सेल्फी वहाँ पे खींचता हूँ, ताकि याद रहे कि जब हम 20-21 साल के थे तो यहीं से हम ट्रेन होकर के बड़े फिट थे। वो अपने को जोश पैदा करने के लिए सुबह 4:30 मैं उसको जोश के साथ में बाहर निकल जाता हूँ। सब लोग तेज़ दौड़ रहे होते हैं, मैं हल्के हल्के वॉक करता रहता हूँ, लेकिन उसी में मज़े लेते रहता हूँ। हाँ, हम भी है ऐसे ही, तुम दौड़ रहे हो हम भी दौड़ रहे हैं। बस उसी में कोई मेरे को जय हिंद सर बोल देता है तो मेरे को और जोश आ जाता है। अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फिर घूमने निकल जाता हूँ। हमारी गाड़ी भी चर्चित इसलिए है कि हमको भी बोलते हैं कि आप भी वीआईपी हो, तो आपकी गाड़ी का भी वीआईपी नंबर होना चाहिए। तो आरटीओ में भी जब हमको बोला गया कि वीआईपी नंबर आप कौन सा लोगे, 00011880, तो काफ़ी सोच के मेरे मुंह से तो एक ही निकला। हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो मेरी गाड़ी का नंबर है 1947। तो वो उसमें छोटे बच्चे तो कई मेरे को ऐसे हैं जो बार बार देखते हैं, वो सलूट मारते हैं गाड़ी को देख कर। तो ऐसे रहता है हमारी दिनचर्या। फेसबुक में अपनी चर्चाएं अपने आप ही करते रहते हैं। सर जैसे आप शांत स्वभाव के दिखते हो, तो आपको सर गुस्सा भी आता होगा। तो आप सर उस टाइम कैसे डील करते हो? अभी किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, गुस्सा आया, फेस में आपका दिखता है, कैसे डील करते हो सर आप उस चीज़ को? दबा के टोक करके उसे, उसकी तो क्लास ली जाती है दबा के, कि मतलब तूने तो आज बिल्कुल हमें सही दिन याद दिला दिया। तो वो गुस्सा दिलाने की, ताकि दोबारा से कोशिश, सोच, हिम्मत ना कर सके। लेकिन फिर शाम को उसी के साथ में हमारा भोजन भी होता है, ताकि मकसद उसको खाली एक मैसेज देने का था। जी। अदरवाइज उसने कहीं ना कहीं ये सोच करके हमें बोलने की कोशिश करी है कि हमसे उम्मीद करता है कि हम ये वाली चीज़ को ऐसे करें और हमारी किसी बोलने से कहीं कोई दुखी ना हो। सपने में हमको वो काले रंग का होता है ना, भैंसा, वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो यमराज की सवारी है। और यमराज की सवारी, अभी हमने ज़िंदगी में काम पूरे नहीं करे हैं, तो यमराज की सवारी हमको नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए हम किसी को टोकते ज़रूर है, लेकिन उसके बाद उसे खुश भी करते हैं। एक ये भाई साहब बैठे हैं 19 साल के, सबसे ज़्यादा यही गाली खाते हैं हमके। हाँ, ये बर्मा और मिज़ोरम का है, हिंदी इंग्लिश सब बराबर है इसके लिए। ये मेरे को अपने पापा से ज़्यादा मानता है। तो सबसे ज़्यादा गाली ऐसे वाले लोग खाते हैं। बिल्कुल सर। सर आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हो, सर लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे जो उत्तराखंड के खास जो यूथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि असली एनर्जी, असली जिसे बोलते हैं चैनलाइज्ड बंडल ऑफ एनर्जी, जिसे बोलेंगे रीढ़ की हड्डी, और देश के हर फील्ड में जो अलग चमकते हैं वो आप लोग हो। हर इंसान को ये समझना है, युवाओं को, कि शायद हमें कई बार लगता है कि हमारी सरकार, हमारे यहाँ रोजगार के जरिए, हमारे यहाँ जो यूथ को प्रोग्रेसिव होने के लिए जो सिस्टम में चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये तो हमारे लिए ना एक स्ट्रगल है कि उस सिस्टम को कैसे अच्छा बनाएं, और अच्छा बनाने के लिए हम खाली नौकरी नहीं, हम हर उस फील्ड में जाने की कोशिश करें जिसमें हमारे पूर्वज अच्छा करते थे। हमारी किस्मत है कि ये जो देवी देवताओं का 4 धाम क्षेत्र है, जहाँ पे हर पत्थर को, हर नदी को, हर हवा को, हर पानी को भगवान माना जाता है। हम लोग ना वो वाली नस्ल हैं। आजकल थोड़ा सा फेज चल रहा है हम लोगों का कि ठीक है आपदाएं आ रही है, ठीक है कहीं जोशीमठ में कुछ हो रहा है, ठीक है कहीं 4 धाम की यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, जंगल में आग लग रही है, लेकिन यही तो हमारा टेस्ट है जिसे हमें प्रूव करना है। ये जरूर समझ लेना, देशभक्ति खाली यूनिफॉर्म वाली नौकरी करके नहीं है। देशभक्ति का मैसेज तुम लोगों ने देना है इस पूरे भारत को, एक साथ इकट्ठे होकर के, और अच्छे तरीके से जो हमारी परवरिश है उसको ज़मीन में अमल करके। जी। सर आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो सर, मुझे भी करते हो, मैं काफ़ी समय से आपको फॉलो भी करती हूँ। सर काफ़ी समय से मेरा मन था मैं आपसे मिलूँ, फाइनली सर आज आपने अपने मुझे हमें कीमती वक़्त दिया सर अपना।
उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे को खुद नहीं पता था कि तुम लोग कौन हो, लेकिन तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे जो तरीके हैं, मेरे को लगता है कि आज के समाज में जो स्ट्रगल की ज़रूरत है, एक अच्छा पहले तो अपना प्लेटफॉर्म बना करके और फिर सबको अच्छा मैसेज देने के लिए, उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तुम लोग जो हो। और आज मैं मेरी मदर के पौड़ी गढ़वाल, मेरे पिताजी के टीरी गढ़वाल, दोनों के बीच में बैठा हूँ। अब मेरे को पक्का यकीन है कि आज जो मैं तुमसे मिला, जो तुमने मेरे को यहाँ मौका दिया, ये ज़रूर एक मेरे लिए भी फ्यूचर के लिए अच्छा एसोसिएशन का एक कारण बनेगा। और मैं कहीं पे भी अगर कोई चीज़ कर पाऊँगा तो मेरी उम्र बढ़ेगी उससे। ये नहीं कि मेरे को मज़ा आएगा, ज़िंदगी की और अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। मेरे को आज यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।